नमस्ते। इंडिया गठबंधन ने अपनी समन्वय समिति की बैठक के बाद एक निर्णय ले लिया और उसके बाद भारतीय राजनीति में एक भूचाल आ गया है। और राजनीति में भूचाल आए, ये तो एक बात है। मीडिया के ऊपर जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय से उस खेमे में भी खलबली मची हुई है जो लगातार सत्ता के पक्ष में खड़ा होकर के उसे बचाने, सजाने और संवारने का काम कर रहा था। ये नहीं बात है, बात इतनी सी कि इंडिया नाम रख देने भर से बेचैनी प्रधानमंत्री से लेकर पूरे सत्ताधारी दल में हो जाए कि इंडिया नाम कैसे कोई रख सकता है। इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन भी है, पीएफआई भी इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी इंडिया है। फिर नहीं भरा मन तो ये कहा कि भाई इंडिया गठबंधन नाम रखने वाले घमंडिया हैं। फिर नहीं अच्छा लगा तो इंडी गठबंधन करके प्रधानमंत्री और उनके सारे खेमे के युद्ध करने वाले लोगों के हथियार चल रहे हैं। लेकिन कल से एक खबर बेहद अहम आ गई है। 14 एंकरों की एक सूची जारी कर दी गई है और विपक्षी गठबंधन ने यह निर्णय लिया है कि इन 14 एंकरों के शो में विपक्षी दल का कोई भी प्रवक्ता भाग नहीं लेगा। हम इन एंकरों का बहिष्कार करेंगे। बस फिर क्या था, खलबली मच गई। बड़ा रोचक है, उस पक्ष में जाइएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस पर इसका विश्लेषण करने जा रहा हूं। टीवी मीडिया नफरत फैला रही है, क्या कर रही है, क्यों इन 14 एंकरों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, हमारे विश्लेषण का बिंदु नंबर 1 होगा। ऐसा क्या इन एंकरों ने किया कि इनके टीवी शो के बहिष्कार का निर्णय लिया गया? एक बात। दूसरी, इस बहिष्कार के क्या परिणाम होंगे, क्या प्रतिक्रिया आई? यानी पहले हम प्रतिक्रिया पर बात कर लेंगे कि इनकी तरफ से और सत्ताधारी दल की तरफ से प्रतिक्रिया का आई, और तीसरा बिंदु होगा परिणाम क्या होगा। और फिर मैं एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसका विश्लेषण आंकड़ों के जरिए करूंगा कि केवल इन नफरती एंकरों के बहिष्कार मात्र से इस देश का भला इस मीडिया के सुधार से नहीं हो पाएगा। इस मीडिया में सुधार के लिए और कौन सा काम करना बहुत जरूरी है, इसको मैं आंकड़े से आपके सामने रखूंगा। तो ये 4 बातें आज के विश्लेषण में मेरे साथ आप साझा करेंगे। पहला मुद्दा, 14 एंकर। इंडिया गठबंधन के अपने समन्वय समिति की बैठक जो शरद पवार के घर पर हुई, उस बैठक में कई निर्णय लिए गए। हम साझा रैली शुरू करेंगे, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह से भोपाल में साझा रैली शुरू करेंगे। कोशिश रहेगी कि हफ्ते से 15 दिन के बीच में देश के कोने कोने में ये साझा रैलियां होती रहें। दूसरा बड़ा निर्णय, जाति जनगणना के मुद्दे पर एक आम सहमति बना ली गई है। किसी वीडियो में इस पर विस्तार से मैं आपसे बात साझा करूंगा। तीसरा बड़ा निर्णय कि हम सीट शेयरिंग पर बहुत जल्दी दलगत लोगों से बात करके, आपसी तालमेल से बात करके सीट शेयरिंग का फार्मूला साझा करेंगे। और इन सब पर भारी एक निर्णय हो गया कि ये जो 14 एंकर हैं, इन 14 एंकरों के टीवी शो में हम शामिल नहीं होंगे। और वो 14 एंकर कौन है? हालांकि आप देख रहे होंगे, उनके उनके नाम क्या है, सब पब्लिक डोमेन में है, बस सरसरी तौर पर जान लीजिए। अल्फाबेट, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हान और अर्णव गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रोबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। बड़ी रोचक एक बात हुई पता है, इसमें जो पहला नाम है अदिति त्यागी का, और जब मैंने नाम पढ़ा तो कोई भी सामान्य कक्षा 4-5 का विद्यार्थी होगा, थोड़ा भी जागरूक, तो वो समझ जाएगा कि ये अल्फाबेटिकली नाम है। ए अदिति, अमन, अमीश, आनंद और लास्ट में सुधीर, सुशांत। तो जो अदिति त्यागी है, ये पहले त्यागी नहीं लिखा करती थी ट्विटर पर, लेकिन एक तो त्यागी पे आ गई, क्योंकि भाई देखो, लाभ लेना हो,
फायदा लेना हो या नुकसान से बचना हो, जाति बड़ा काम करती है इस देश में। तो त्यागी हो गई और ट्विटर पर इसने लिख दिया कि मैं चलो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आई। अरे ये कोई आपके स्तर गिरे हुए स्तर का सूचकांक नहीं है, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या घटते क्रम में आरोही अवरोही। अरे ये अल्फाबेट से दे दिया गया ताकि ये हम कह रहे हैं कि तुम सारे एक जैसे हो, नंबर एक बात। तो इसका प्रतिक्रिया तो एक तरह की आ रही है। 14 लोगों की सूची क्यों हुआ, ये इनका इनके इनके बहिष्कार का निर्णय क्यों लिया गया? एक रिपोर्ट का हवाला देकर के मैं उन 2019-20 तक के आंकड़े आपसे साझा कर रहा हूं, जो जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18 और इंडिया टीवी के आंकड़े हैं। यहां से आप समझेंगे कि यह बहिष्कार का निर्णय क्यों लिया गया। गठबंधन के विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि ये सारे न्यूज चैनल के एंकर इस देश में नफरत का माहौल फैला रहे हैं, इसलिए इस नफरत के माहौल में हम शामिल नहीं होंगे। यह आरोप लगाया गया। अब इस आरोप की वजह क्या थी, इसका डेटा एनालिसिस थोड़ा सा कर ले वीडियो की शुरुआत में। तो 2019 और 20 का एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, जो केवल जी न्यूज, आज तक, न्यूज 18 और इंडिया टीवी, 4 चैनलों का एक स्टडी सर्वे है। और इनका एक कैलकुलेटिव आंकड़ा आप सुनिए, बहुत गौर से सुनिएगा इस आंकड़े। अटैकिंग पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर अटैक करते हुए कितनी डिबेट हुई? 79 डिबेट। अटैकिंग ऑन ऑपोजिशन इंक्लूडिंग नेहरू, यानी विपक्ष पर हमला करते हुए 66 यानी 66। प्रेजिंग मोदी एंड द बीजेपी आरएसएस, उनके पक्ष में, अपने आका के पक्ष में खड़े होकर 36 डिबेट हुई। राम मंदिर पर 14, बिहार बाढ़ पर 3, चंद्रयान मून मिशन 2, रेप केस अगेंस्ट स्वामी चिन्मयानंद 1 डिबेट। ये उस समय का डेटा, मैं 19-20 का बता रहा हूं। अब इसको 23-24 तक ले आएंगे तो आपकी आंखें और फटी रह जाएंगी, क्योंकि नफरत का स्तर गहराता जा रहा है ना, कुर्सी बचानी है आका की। इकोनॉमी पर डिबेट 0, अनएम्प्लॉयमेंट 0, एजुकेशन 0, हेल्थ केयर 0, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 0, फार्मर डिस्ट्रेस 0, पॉवर्टी एंड मल न्यूट्रिशन 0, वुमेन सेफ्टी 0, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 0, मॉब लिंचिंग 0, क्वेश्चनिंग एनी गवर्नमेंट डिसीजन और पॉलिसी 0। यानी 4 चैनलों के ये 2019-20 के आंकड़े हैं। ये दिखाते हैं कि आप डिबेट किस पर करते हैं। एक और आंकड़ा आपसे साझा करने का मन है। यह आंकड़ा है, मेजॉरिटी बिलीव्ड मीडिया कवर्ड द मोदी गवर्नमेंट टू फेवरेबली। विपक्ष के लोगों के सामने, भाई मीडिया का काम क्या है? अरे आप दर्शक हैं, आप 4 PM चैनल देख रहे हैं। आप क्यों 4 PM चैनल देखते हैं? आप लाखों लाख की तादाद में 4 PM चैनल देख रहे हैं क्योंकि आपको यह महसूस होता है कि यार ये चैनल कुछ बेहतर दिखा रहा है। 4 PM चैनल का पत्रकार सड़क पर मार खा रहा है, क्यों? वो किसी सत्ता की दलाली करता तो मार नहीं खाता, सेल्फी लेता। वो क्यों मार खाए? क्योंकि वो जनता की बात कर रहा है। तो आप न्यूज चैनल क्यों देखते हैं? मीडिया का काम है सत्ता के खिलाफ जनता के पक्ष में खड़े होकर सवाल करना। और ये आंकड़ा आप सामने आपके पढ़ रहा हूं। द मोदी गवर्नमेंट टू फेवरेबल डिबेट परसेंटेज क्या है? 80%। अपोजिशन पार्टीज अपोजिंग द मोदी गवर्नमेंट 8%। टू फेवरेबल टू अनफेवरेबल, यानी जो मोदी सरकार के खिलाफ में जाकर के सवाल पूछती हुई डिबेट 5% भी नहीं। अपोजिशन के खिलाफ में डिबेट 61%। मैं डेटा के साथ एनालिसिस कर रहा हूं। बैलेंस्ड एंड फेयरली, यानी संतुलन के साथ दृष्टिकोण जो मीडिया का है 8% मोदी गवर्नमेंट के, और 13% बैलेंस करके, मतलब बीच का रास्ता लेते हुए कि पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाए। डिफिकल्ट टू से, ये जो लोग कहने वाले थे, यानी फेवर में कहने वालों की तादाद 80% है कि क्या भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में खड़ा होकर डिबेट करता है, तो 80% लोगों का कहना है हां। 8% लोगों का कहना है नहीं, विपक्ष के पक्ष में खड़ा होते। 5% लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके मोदी सरकार के खिलाफ है। 61% लोग कह रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ है। आंकड़ा आपके सामने है। क्यों इन 14 पत्रकारों को बैन किया गया है? इस बात को समझिए। आप अमीश देवगन,
इसकी अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, इन सारे लोगों की सारी डिबेट केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरा बढ़ा रहे, इसी पर सारी डिबेट है। ये तो हो गई कारण, यानी बिंदु नंबर 1। अब दूसरी बात, इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? अब तक तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इसकी टिप्पणी करिएगा, क्या निर्णय ये सही है कि नहीं। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? पहली प्रतिक्रिया इन एंकरों की तरफ से आई। इन एंकरों ने क्या कहा? हमने झुकना कबूल नहीं किया, हमने कठिन सवाल पूछने से खुद को रोका नहीं, हमने पत्रकारिता के धर्म को निभाया, तो हमें बहिष्कार दिया जा रहा है। ये मीडिया का काला दिन है। ये आपातकाल का याद आ गई उन्हें कि 1977 में जैसे प्रेस फ्रीडम को बैन किया गया था, वैसे ही आज हमें बहिष्कार करके हमारे खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि हम इनकी गोदी में नहीं बैठे, क्योंकि हम विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। यह प्रतिक्रिया सारे न्यूज एंकर की थी, जो कि स्वाभाविक भी है। किसी के ऊपर अगर आप आरोप लगाएं तो वो यही कहेगा कि देखो आरोप लगाने वाला ही गलत है। एक तो ये बात, लेकिन एक बड़ी रोचक बात और आपको बताऊं, यह मीडिया के लोग आरोप लगाएं वहां तक तो समझ में आ रहा है। एक एक डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूं। बीजेपी ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यह जो काला दिन है, यह पूरे लोकतंत्र के सामने काला दिन। और आज की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो संबित पात्रा की, तो संबित पात्रा कहते हैं विश्व लोकतंत्र दिवस है आज, और विश्व लोकतंत्र के दिवस के दिन घोर लोकतंत्र विरोधी कदम उठाते हुए, काला दिन करते हुए इन्होंने 14 मीडिया के एंकरों का बाइकआउट किया है। तो सोशल मीडिया पे लोग अब कहां पीछे हैं? उन्होंने 8 मार्च 2014 का एक ट्वीट खोज निकाला जो भारतीय जनता पार्टी का है। बीजेपी हैज डिसाइडेड टू बाइकआउट एनडीटीवी फॉर मैन्युफैक्चर्ड ट्वीट। देख रहे हैं? और इन्होंने प्रेस बाइकआउट का एनडीटीवी को बहिष्कार करेगी बीजेपी, इसको लेकर के एक पूरा ट्वीट 8 मार्च 2014 का। और फिर उनकी पूरी प्रेस रिलीज है जो इन्होंने जारी किया है। और इस प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि जो बीजेपी खुद एक न्यूज चैनल और एंकर को बाइकआउट कर रही थी, वो लोग ये कह रहे हैं कि बाइकआउट काला दिन आ गया लोकतंत्र के लिए। अब इसमें विमर्श का एक तीसरा बिंदु जुड़ता है। अच्छा, एक बात समझिए, विपक्ष ने कहा कि हम तुम्हारे शो में भाग नहीं लेंगे। विपक्ष ने यह नहीं कहा कि हम तुम्हें शो नहीं करने देंगे। विपक्षी दलों के गठबंधन ने यह नहीं कहा कि तुम्हारा शो बंद किया जाना चाहिए। विपक्षी दलों के गठबंधन ने यह नहीं कहा कि तुम किन विषयों पर शो करो, डिबेट करो। विपक्षी दलों के गठबंधन ने यह नहीं कहा कि ऐसे शो को, ऐसे डिबेट को रोक दो देश में। विपक्षी दल के गठबंधन ने यह नहीं कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो इन सारे मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया जाएगा या इनकी शो डिबेट को बंद कर देंगे। विपक्षी दलों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि तुम गलत शो करते हो जो देश के खिलाफ है। रिपब्लिक टीवी डिबेट 2017 से 2020 का एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, इससे भी आपको समझने में आसानी होगी। और ग्रैंड टोटल दे रहा हूं कि 2017, 18, 19, 20 4 साल में एक चैनल रिपब्लिक टीवी का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। एक्सीडेंट पर डिबेट 3, एंटी बीजेपी 49, एंटी अपोजिशन 595, यानी 595 डिबेट रिपब्लिक टीवी ने विपक्ष के खिलाफ किया। बैंकिंग पर 6 डिबेट, बॉलीवुड पर 13, सीएए पर 54, कास्ट इशू को लेकर के केवल एक डिबेट हुई है। कौन लोग बैठे हैं इस मीडिया हाउसेस में? जरा इसकी भी डाइवर्सिटी की बात होनी चाहिए। और आखिरी में, मैं इस वीडियो के आखिरी में एक बात कहने वाला हूं, सोचिएगा, समझिएगा। कोरोना पर 21 डिबेट, क्राइम एंड जस्टिस पर 155, 4, डिफेंस पर 11, इकोनॉमी पर 7, एजुकेशन पर 2 डिबेट। रिपब्लिक टीवी 4 साल में 2 डिबेट एजुकेशन। हेल्थ एंड सेफ्टी 1 डिबेट, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स 2 डिबेट, कश्मीर 15 डिबेट, लॉकडाउन 6 डिबेट, पाकिस्तान 30 डिबेट, पॉलिटिक्स 288, प्रो बीजेपी 204, राम मंदिर 54, रिलीजन 25, सबरीमाला 5 से, सोसाइटी पर 4, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर 3 डिबेट, स्पोर्ट पर 9 डिबेट, टेररिज्म पर 37, नेशनलिज्म पर 179 एंड वाइल्ड लाइफ पर 1 डिबेट।
यानी फिर से समझिए, एजुकेशन पर 2 डिबेट और पाकिस्तान पर, मैं फिर से कोट कर रहा हूं, 30 डिबेट। 30 डिबेट पाकिस्तान पर और एजुकेशन पर 2 डिबेट और 595 डिबेट बीजेपी के पक्ष में। ये वो वजह है जिसकी वजह से इस मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों उपेक्षित किया जाना चाहिए। तो ये प्रतिक्रिया आई बीजेपी और उनकी तरफ से। तो 3 बिंदु आप ये समझ गए। चौथा और आखिरी बिंदु, इसका परिणाम क्या निकलेगा? क्या ये डिबेट बंद हो जाएंगे? नहीं। क्या ये एंकर सुधर जाएंगे? नहीं, क्योंकि इनके आका नहीं बदले। इनके आका आज भी वही हैं। एक सुझाव मेरा है जो सोशल मीडिया पर और भी लोग दे रहे हैं, क्लियर कट सुझाव। जहां जहां विपक्षी दलों के गठबंधन की सरकार है, ऐसे न्यूज चैनल को अनुदान देना और विज्ञापन देना भी बंद करना होगा। आपको कड़ा निर्णय लेना होगा। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये न्यूज चैनल और इनको कोई बड़ा व्यक्ति अब इनको इंटरव्यू नहीं देगा, इनकी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं होगा, तो इनका पैसा भी रोकिए। एक तरफ आप विज्ञापन दे रहे हैं पूरे मीडिया हाउस को और एक तरफ कह रहे हैं नफरत फैलाने। तो क्या आप नफरत फैलाने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं? इससे बढ़िया तो यूट्यूब चैनल को दीजिए, पैरेलल मीडिया को दीजिए, आप उन्हें खड़ा करिए जो जनता के सवाल करे। ये पूरा पैरामीटर इस देश की भलाई के लिए होना चाहिए। तो प्रतिक्रिया और परिणाम पर अगर हम बात करें तो इसका एक परिणाम तो ये होगा कि लोग टीवी में ये देखेंगे कि ये गड़बड़ कुछ कर रहा है, इसलिए विपक्षी दलों गठबंधन के लोग नहीं आ रहे। लेकिन जो प्रो बीजेपी ऑडियंस है, वो ये समझेगा कि विपक्ष डर गया। पत्रकार महान बना के अपने को पेश करेंगे। जी हाँ, हम इस देश के लोकतंत्र के बचाने वाले प्रहरी हैं और वो करने लगे हैं कल से लेकर आज तक। हमने सवाल पूछना बंद नहीं किया, हम झुकना कबूल नहीं किए, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। अरे रे भाई, रामनाथ गोयनका से उनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आपका फला पत्रकार अच्छा काम कर रहा है। ऑफिस आकर के उन्होंने उस पत्रकार को नौकरी से निकाल दिया, ये कहते हुए कि अगर सत्ता तुम्हारी तारीफ करने लगे तो इसका मतलब तुम अपना पेशा ईमानदारी और नैतिकता से नहीं निभा रहे हो। सवाल तुम्हें पूछना है सत्ता से और तुम सारा सवाल विपक्ष से। तो आप सोचिए कि वो अपने को महामानव बनाकर पेश करेंगे। मीडिया के एंकर कि उनके ऊपर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे। सवाल पूछते तो धर्म पर क्यों पूछते हो बार बार? आप शिक्षा पर पूछते, रोजगार पर पूछते। ये उसका स्पष्टीकरण कभी नहीं आएगा। तो हो सकता है इसका परिणाम में ये जाए कि ये मीडिया एंकर, आपका पक्ष अब वहां जाएगा नहीं, तो वो और ज्यादा अपने आका को खुश करने के लिए उनके पक्ष में डिबेट करेंगे। ये एक नुकसान तो इससे होगा। इसलिए विपक्षी गठबंधन को सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब पैरेलल मीडिया जो बहुजन मीडिया है, इसको और मजबूत करना चाहिए। जो सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, उसको आपको वहां के प्लेटफॉर्म पर आपको इंटरव्यू देना होगा, आपको अपना पक्ष रखना होगा। और आखिरी बात, ऑक्सफैम की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई कास्ट डाइवर्सिटी, रिलीजन डाइवर्सिटी और रीजन डाइवर्सिटी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम डोमिनेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। केवल थोड़े से लोग पूरे मीडिया हाउसेस पर कब्जा किए हुए। इसलिए मीडिया हाउसेस में अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, कल्पना करिए कि 4 आदिवासी, 10 में से 4 आदिवासी भी एंकर होते, तो उनको कभी तो मन करता है कि यार आदिवासियों के सवाल पर क्यों नहीं बात करूं। दलित होता तो दलित के सवाल पर बात करता। क्योंकि बहुत थोड़ा सा हिस्सा मीडिया का है जो कास्ट के ऊपर चाहता है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा। आप 4 PM देख रहे हैं, आप देखेंगे कि इसमें आपको हर तरह की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि 4 PM चैनल अपने आइडिया में डाइवर्सिटी रखता है, अपने विजन में डाइवर्सिटी रखता है। और यहां बैठे हुए सारे लोग विजन आइडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, केवल सत्ता की चापलूसी है, चारण घाट है। ऑक्सफैम रिपोर्ट कह रही है कि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो वो डिस्ट्रॉय करेगा इस देश को। तो मेजॉरिटी में विपक्ष दलों के गठबंधन को यह भी कहना चाहिए कि हम जब आएंगे तो मीडिया में डाइवर्सिटी रखेंगे और वैल्यू टेस्ट लेंगे कि आपके कोर में कॉन्स्टिट्यूशन हो और आपके पेशे के प्रति ईमानदारी हो। सच बोलिए, पूरी ताकत से सवाल करिए, मगर किसी के पक्ष में न खड़े होइए। अगर पक्ष चुनना है तो जनता का चुने। तो ये पूरा मेरा 4 भागों में विश्लेषण इस पूरे
मसले पर रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ बातें आपको समझने को मिली होंगी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना सुझाव दीजिएगा और इस मसले पर बहुत गंभीरता से विचार करिएगा। कहीं आप किसी जहर के स्लो पॉइजन डोज में तो नहीं जी रहे। बचाइए इससे पहले कि बचाने लायक न बचें। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।